हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसका हम वन शॉट कवर करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि एग्जाम का भी हमारा कवर हो जाए और हमारा जल्दी से कंप्लीट भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको बेसिक से आज देखने जा रहे हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है हमारा, वो हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, पहले हम लोग लाइट को लेते हैं, फिर लाइट को हम लोग क्या करते हैं केमिकली, फिर हम उससे हम अपना खाना पकाते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक्सपेरिमेंट कवरिंग लीफ विद ब्लैक पेपर। पहला हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमारे पास एक पत्ती है, लीफ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक साइड उसकी हाफ साइड को हम एक ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं और हाफ साइड को हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, हाफ साइड जो कि हमारी एक्सपोज करेगी लाइट को, और जो एक हाफ साइड होगी जिसको हमने कवर किया है, वो हमारी लाइट को नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या हमें पता चला, इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला जो साइड हमारी ब्लैक पेपर से कवर हुई थी, वो हमारी साइड जो थी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और जो साइड क्या कहते हैं, जो लाइट को एक्सपोज में थी, जो लाइट एक्सपोजेस कर रही थी, वो क्या कर रही थी, फोटोसिंथेसिस कर पा रही थी। वहां पे ग्लूकोज बन रहा था और फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, देखिए, द पार्ट इज नॉट एक्सपोजेस टू लाइट, दिस पार्ट कवर विद ब्लैक पेपर। किससे कवर कर दिया था हमने उसको? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था। नो फोटोसिंथेसिस नो स्टार्च, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं और कोई भी स्टार्च यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, अच्छा देखिए क्या किया, जो साइड हमारी जो लीफ की साइड जो हमारी फोटोसिंथेसिस जो कर रही थी, जो लाइट को एक्सपोज कर रही थी, उसमें क्या था, उसको हमने आयोडीन टेस्ट किया और आयोडीन टेस्ट करने के बाद हमें एक ब्लू कलर मिला। ठीक है, लेकिन जो साइड हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही थी, उसमें भी सेम टेस्ट किया, वहां पे हमें कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए, जो साइड हमारी क्या करती है, एक्सपोज कर रही थी लाइट को, फोटोसिंथेसिस करी, फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसने आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर दिया। ठीक है, तो इंफेरेंस हमें क्या मिलता है यहां से? हमें ये मिलता है, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है हमारी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिर देखिए, फिर हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है यूज ऑफ केओएच। ठीक है, केओएच का हमने यूज किया, तो केओएच जो होता है वो हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया हमने या फिर बीकर लिया, उसमें हमने एक लीफ ली, लीफ को हमने क्या किया, लीफ को हमने थोड़ा सा CO2 उस टेस्ट ट्यूब के आधा उसके अंदर रखा और आधा हमने उसके बाहर रखा। ठीक है, जितने पार्ट को हमने उसके अंदर रखा था वो पार्ट CO2 नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में हमारा KOH प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? उस टेस्ट ट्यूब में हमारा KOH प्रेजेंट था और KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी स्टार्च नहीं बना, नो ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म हुआ। ठीक है, और जिस पार्ट को, लीफ की हाफ पार्ट को हमने टेस्ट ट्यूब से बाहर रखा था, तो इस पार्ट में क्या हो रहा था, इस पार्ट में इसने CO2 रिसीव किया, स्टार्च बना और यहां पे ब्लू ब्लैक कलर भी मिल रहा था। ठीक है, तो देखिए इन्फरेंस हमारा क्या, इन्फरेंस हमारा ये है, CO2 इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। तो CO2 हमारा एसेंशियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को देने वाले कुछ साइंटिस्ट के नाम है, तो उसको आप याद कर लीजिए। जैसे कि हमारा पहला प्रिस्ली है, प्रिस्ली ने 1770 में दिया था। देन इंगेनहॉज आए, इंगेनहॉज के बाद से वॉन सैक आए, देन उसके बाद से इंगलमैन आए, इंगलमैन के बाद से वॉन नील आए। ठीक है, तो ये हमारे 5 साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, प्रिस्ली 1770 में, इंगेनहॉज के बाद से वॉन सैक के बाद से इंगलमैन के बाद से वॉन नील। ठीक है, तो देखिए हम पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं प्रिस्ली का। प्रिस्ली ने एक्सपेरिमेंट किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट। कौन सा? बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। और इंगेनहाउस ने हाइड्रिला पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक्वाटिक प्लांट है। ठीक है, फिर उसके बाद से वॉन सैक ने बताया टेल अबाउट स्टार्च, इन्होंने स्टार्च के बारे में बताया। इंगलमैन ने क्या किया, प्रिज्म का यूज किया था। ठीक है, और किसको, एल्गी लिया था। एल्गी किस पे, कौन सा एल्गी था, क्लेडोफोरा था। ठीक है, उसके बाद से वॉन नील आए, तो वॉन नील जो थे उन्होंने पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो देखिए जो प्रिस्ली का जो हमारा बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने बेल लिया और एक जार लिया। ठीक है, तो बेल में क्या था, एक उन्होंने माइस रखा, चूहा रखा और एक मिंट प्लांट रखा। ठीक है, जो मिंट प्लांट था वो कहाँ ग्रो करता है, सैडी रीजन में। ठीक है, और फिर उसमें कैंडल डाल दिया। ठीक है, और जो जार लिया था उसमें जार में उन्होंने सिर्फ माइस रखा और उन्होंने एक कैंडल रखा। तो पहले वाले हमें बेल में क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, ऑब्जर्वेशन ये मिली कि यहां पे कैंडल भी जल रही थी और माइस भी जिंदा था। ठीक है, और दूसरे वाले में जब हमें क्या दिखा कि हमने जब माइस और कैंडल को जार के अंदर रखा, ठीक है, तो यहां पे माइस की क्या हो गई, माइस की डेथ हो गई और कैंडल भी बुझ गई। ठीक है, तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन में हमें यह पता चला कि जो प्लांट है वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को। किसको प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन को। इट इज यूज बाई मास, और इसको माइस भी यूज कर रहा है और कैंडल भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैंडल रिमेन बर्निंग, तो कैंडल यहाँ पे जलती रही और माइस यहाँ पे अलाइव रहा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले में देखिए
देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिंट प्लांट नहीं था तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला नहीं था, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से माइस की डेथ हो गई और कैंडल भी बुझ गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा पहले वाले केस में हो रहा था रेस्टोरेशन की प्रोसेस हो रही थी, तो यहाँ पे माइस और कैंडल दोनों ही यूज कर रहे थे ऑक्सीजन को, और सेम दिस प्रोड्यूस बाई प्लांट। ठीक है, उसके बाद से देखिए फिर आए हमारे इंगनहॉस। इंगनहॉस ने क्या बताया, इंगनहॉस ने इसी एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाइट टाइम में किया था। ठीक है, रिपीट प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट बट इट डिड इन नाइट। ठीक है, तो नाइट टाइम में क्या हुआ, देखिए रिपीटिशन ऑफ प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट, ही केप्ट बेल एंड जार ड्यूरिंग नाइट, इन्होंने नाइट टाइम पे रख दिया। तो नाइट टाइम पे रखने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे माइस जो था, माइस की डेथ हो गई। मिंट प्लांट डिडंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग नाइट, हमें पता है कि जो प्लांट है, मिंट प्लांट है, वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करता है नाइट में, तो जब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था तो माइस ने उसका यूज नहीं किया और कैंडल ने उसका यूज नहीं किया, जिस वजह से माइस की डेथ हो गई और कैंडल बुझ गया। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या लिया, इन्होंने हाइड्रिला प्लांट लिया। हाइड्रिला कैसा है, हमारा एक्वाटिक प्लांट है। कैसा है, एक्वाटिक प्लांट है। ठीक है, तो देखिए जब इन्होंने हाइड्रिला लिया, हाइड्रिला को इन्होंने एक बीकर में डाला, मतलब एक टब में डाला होगा, उसमें पानी वानी भर दिया, उसमें हाइड्रिला प्लांट डाला, और एक हाइड्रिला लिया उन्होंने, उसको भी क्या किया, पानी वानी भर के उसको नाइट में रख दिया और एक को डे में रख दिया। तो जब डे वाले में ऑब्जर्व किया इन्होंने, तो उसमें देखा कि पानी के ऊपर जो बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, और इन्होंने ये बताया कि जो बबल्स हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स हैं। ठीक है, और नाइट वाले में देखा कि नाइट वाले में कोई भी बबल्स नहीं बन रहे। तो देखिए इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चला कि जो मिंट प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है सिर्फ डे टाइम में, ना कि नाइट टाइम में। ठीक है, इससे हमें यह पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, फिर आए हमारे वॉनसैक। वॉनसैक ने क्या किया, वॉनसैक ने बताया जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है हमारा वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो देखिए इनका ऑब्जर्वेशन क्लियर था, इन्होंने बताया कि ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये नेसेसरी होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम से भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा कहां प्रेजेंट रहता है, मीजोफिल सेल में। तो देखिए क्लोरोफिल हमारा कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में। तो देखिए मीजोफिल सेल में 30 से 40 नंबर में हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, डाइकॉट प्लांट में हम लोग मीजोफिल सेल को स्पॉन्जी सेल और फिर पेलिसिड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं हमारे वो C3 पाथवे को शो करते हैं, और मोनोकॉट्स प्लांट्स में हम लोग मीजोफिल सेल कहते हैं, और मोनोकॉट जो होता है हमारे वहां पे C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों ही चलती है। ठीक है, और जो इन मोनोकॉट जो हमारे जहां पे C3 और C4 साइकिल दोनों चलती है वो एडवांस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग डाइकॉट्स में मीजोफिल सेल को स्पॉन्जी सेल और पेलिसिड सेल्स कहते हैं, और मोनोकॉट्स में हम लोग मीजोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आए हमारे इंगलमैन। जो हमारे इंगलमैन थे, इंगलमैन ने क्या किया, इन्होंने एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डाली। ठीक है, इन्होंने देखिए पहले इन्होंने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म लेने के बाद से इन्होंने एक फिलामेंटस एल्गी लिया। ये जो है हमारा एक फिलामेंटस एल्गी है, इस फिलामेंटस एल्गी कौन सा था, क्लेडोफोरा था। ठीक है, क्या लिया, फिलामेंटस एल्गी लिया, और वो फिलामेंटस एल्गी कौन सा था, हमारा क्लेडोफोरा था। देखिए जो प्रिज्म था, प्रिज्म के ऊपर इन्होंने व्हाइट लाइट डाली। जब इन्होंने व्हाइट लाइट डाली तो व्हाइट लाइट वो स्कैटर हो गई विबग्योर फॉर्म में। ठीक है, तो विबग्योर हमारा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सारी जो लाइटें थी, जो ये जो वॉयलेट वगैरह, ये सारी लाइटें किस पे पड़ने लगी, ये डायरेक्टली हिट करने लगी इस फिलामेंटस एल्गी को। ठीक है, और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि सारी लाइटें एल्गी के ऊपर, इस फिलामेंटस एल्गी क्लेडोफोरा के ऊपर जब पड़ रही हैं, ठीक है, तो ये कहां पे, देखिए जहां जहां ये लाइटें पड़ रही थी वहां वहां छोटे छोटे हमारे जो थे बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू एंड रेड कलर के, देखिए वहां पे जहां जहां ये लाइटें पड़ रही थी वहां वहां पे हमारे बैक्टीरिया क्या करने लगे, ग्रुप करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ने ग्रुप किया ब्लू पे और रेड पे। कहां पे, ब्लू कलर वेवलेंथ पे और रेड कलर वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया, ग्रुप किया। और वहीं पे क्या हो रही थी, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी। देखिए बिकॉज ऐसा क्यों, वहीं पे इन्होंने ग्रुप क्यों किया, देखिए बैक्टीरिया ग्रुप ब्लू एंड रेड। ठीक है, देन अदर लाइट, ठीक है, इन्होंने जो बैक्टीरिया थे हमारे उन्होंने वॉयलेट पे, इंडिगो पे, ग्रीन पे, येलो पे, ऑरेंज पे, यहां पे ग्रुप नहीं किया, सिर्फ इन्होंने ब्लू पे ग्रुप किया और रेड लाइट पे ग्रुप किया। क्यों ऐसा कि बिकॉज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर एट दिस प्लेस, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ पे हो रही थी, ब्लू वेवलेंथ पे और रेड कलर वेवलेंथ पे हो रही थी। और यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा था, और जहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा था वहां पे कौन ग्रुप कर रहा था, मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्रुप कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो थे एरोबिक बैक्टीरिया थे। ठीक, और एरोबिक बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है,
तो देखिए अब हम आते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा पे। एक्शन स्पेक्ट्रा देखिए, देखिए एक ग्राफ है हमारा, इधर हम वेवलेंथ रख लेते हैं और इधर साइड हम ग्रोथ को रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हमने क्या किया, रेड और ब्लू, ठीक है, ये लाइट डाली, तो देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ इस लाइट की और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी कहाँ हो रही थी, इस लाइट पे हो रही थी, बाकी हर जगह ग्रोथ जो थी कम थी, ठीक है। और वेवलेंथ फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा थी और फिर यहीं पे सबसे ज्यादा ग्रोथ भी हो रही थी। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए ब्लू पे हाई था और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा रेड पे हाई था, ठीक है। तो इन्फरेंस देखिए, इन्फरेंस ये है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस सोन एट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ, ठीक है। देन आए हमारे वॉन नील। कौन है वॉन नील? है वॉन नील ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन बन रही है, इन्होंने ये पूछा कि जो ऑक्सीजन बन रही है वो ऑक्सीजन किससे निकल रही है, CO2 से निकल रही है कि H2O से निकल रही है, ठीक है। देखिए जो प्लांट है हमारा वो CO2 भी ले रहा है और H2 वाटर भी ले रहा है, ठीक है। तो इन्होंने सिंपली बोला कि जो ऑक्सीजन जो वो जो निकाल रहा है वो ऑक्सीजन किससे किससे निकाल रहा है, वो किससे ले रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहा है कि H2O से ले रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारी 2 टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। एक इन्होंने बताई ऑक्सीजेनिक और एक इन्होंने बताई एनऑक्सीजेनिक, ठीक है। तो ऑक्सीजेनिक में इन्होंने बताया कि जो हमारा स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, इवॉल्व होती है। और एनऑक्सीजेनिक में बताया इन्होंने कि स्टार्च बनता है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है। जैसे मानिए हमारा एक H2O है, ठीक है, वाटर है, और यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है। वो क्या करेगा, एक्स एलिमेंट इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाएगी। ऑक्सीजन हमें क्या मिल जाएगी, बाई प्रोडक्ट मिल जाएगी, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ऑक्सीजेनिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देगा, डोनर की तरह काम करता है। हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाता है और जो ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। तो ये तो हो गई हमारी ऑक्सीजेनिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया को देखते हैं। सल्फर बैक्टीरिया में हमारा H2S है और यहाँ पे एक्स एलिमेंट है, ठीक है। तो जो ये एक्स है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि H हमारा डोनर की तरह काम करेगा और ये एक्स के साथ जुड़ गया और यहाँ पे हमें सल्फर मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला। तो जब हमें सल्फर मिला तो ये हमारा हो गया एनऑक्सीजोनिक प्रोसेस। कौन सा, एनऑक्सीजोनिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोथ आर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, दोनों में ही हमें स्टार्च मिल रहा है बट ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग इन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन। सिर्फ हमारा ऑक्सीजन किसमें बाई प्रोडक्ट की तरह मिल रहा है, ऑक्सीजेनिक रिएक्शन में मिल रहा है, ना कि एनऑक्सीजेनिक में मिल रहा है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन कैसे एक्ट करता है, हाइड्रोजन एक्ट एज अ डोनर, ठीक है। H2O और H2S, तो H2O में हमें ऑक्सीजेनिक मिलता है और H2S में हमें एनऑक्सीजोनिक देखने को मिलता है। देखिए जो ऑक्सीजेनिक होता है सोन इन ऑल प्लांट किंगडम, हर प्लांट किंगडम में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन, पहली बार हमारा जो ऑक्सीजन था वो प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर बाय साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कहां पे, एटमॉस्फेयर में पहली बार हमारा ऑक्सीजन निकला था साइनोबैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। देखिए एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस में हमें ग्रीन, पर्पल, सर्फल बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो इन्फरेंस देखिए, इन्फरेंस ये है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर मतलब जब टूटता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारा वाटर टूटता है तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। देखिए CO2 क्या है हमारा, देखिए ऐसा इसलिए है, वाटर से हमें ऑक्सीजन इसलिए मिलता है, जो हमारा CO2 होता है उसमें जो ऑक्सीजन रहता है वो नॉर्मल टाइप होता है, लेकिन जो हमारा वाटर रहता है उसमें जो ऑक्सीजन रहता है वो हमारा रेडियो आइसोटोप्स टाइप रहता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ये हमें वॉन नील ने बताया। किन्होंने बताया, इन्होंने ये ढूंढा कि जो वहां पे जो हमारा ऑक्सीजन जो रहता है, ये वाला ऑक्सीजन ये वाटर से इसलिए निकलता है क्योंकि ये कैसा है, ये रेडियो आइसोटोप टाइप है, ठीक है। ये कैसा है, O18 वाली ऑक्सीजन है, इसलिए क्या होती है, यहां से ये इवॉल्व होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन की ऑक्सीजन जो होती है हमारी H2O से ही क्यों निकलती है, ठीक, क्योंकि वो रेडियो आइसोटोप वाली रहती है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने क्या किया, रेडियो आइसोटोप वाटर दे दी प्लांट को। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि गिविंग रेडियो आइसोटोप वाटर टू प्लांट, और उसको तो एटमॉस्फेयर से CO2 मिल ही रहा है, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। तो देखिए हम फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा ये क्लोरोप्लास्ट एक, ठीक है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में देखिए क्या है, इस क्लोरोप्लास्ट में पूरा जो देख रहे हैं डॉट 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 स्ट्रक्चर, ये हमारा है स्ट्रोमा, क्या है, ये पूरा हमारा स्ट्रोमा है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए इसमें ये जो आप देख रहे हैं ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर है हमारे गोल गोल से स्ट्रक्चर, और जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। और ये जो सिंगल गोल वाला स्ट्रक्चर है ना, जो सिंगल गोल वाला स्ट्रक्चर है, इस सिंगल को बोलते हैं हम थाइलाकोइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड बोलते हैं। और ये देखिए इसके अंदर खाली जगह प्रेजेंट है, छेद है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। और ये जो ग्रेना होते हैं, ये जो ग्रेना होते हैं, ये ग्रेना एक दूसरे से अटैच होते हैं, किसके थ्रू, स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू, एक पाइप के अटैच होते हैं। ये ग्रेना अलग हो गया, ये ग्रेना अलग हो गया, ये दोनों ग्रेना जो एक दूसरे से अटैच हैं। तो कैसे अटैच है, स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू अटैच है, ठीक है।
और यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो हमारा राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70S टाइप होता है। कैसा होता है, 70S टाइप होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो रिएक्शन चलती है उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। कैसी रिएक्शन चलती है, स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन की साइट है। ठीक है, फिर देखिए जो हमारा थाइलाकोइड होता है, थाइलाकोइड में हमारा फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों होते हैं। ठीक, हमें फोटो सिस्टम 1 में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर जो हमारा स्ट्रोमल लैमेली है ना, ये जो स्ट्रोमल लैमेली जो दोनों ग्रेना को कनेक्ट करता है, ठीक है, यहां पे हमें फोटो सिस्टम 1, सिर्फ यहां पे फोटो सिस्टम, एक फोटो सिस्टम देखने को मिलता है जो कि है फोटो सिस्टम 1। और ये यहां पे कैसा होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। लेकिन हमारा थाइलाकोइड के अंदर फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है, और ये कैसा होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे नॉन साइक्लिक, थाइलाकोइड के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है, और स्ट्रोमल लैमेली के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। और हमारे जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर स्ट्रोमा भरा होता है पूरी तरीके से, राइबोसोम होता है 70S टाइप, और स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है। ठीक है, यहाँ पे एक थाइलाकोइड होता है, और जब बहुत सारे थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से एक स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू जुड़ा रहता है। ठीक, और थाइलाकोइड के अंदर हमारा फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों चलता है, और यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। स्ट्रोमल लैमेली के अंदर से फोटो सिस्टम 1 चलता है, और यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाइस देखिए ये हमारा थाइलाकोइड है। ठीक है, इस थाइलाकोइड के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं हमारे F1 और F0 पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है हमारा, ये F1 पार्टिकल है, इसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। ठीक है, और यहां पे है हमारा जो ये वाला देख रहे हैं आप, ये हमारा F0 पार्टिकल, जो हमारा F0 पार्टिकल है, ये चैनल है, F0 पार्टिकल चैनल। ठीक है, तो देखिए ये F1 F0 पार्टिकल के अंदर थाइलाकोइड के अंदर हमारा प्रेजेंट है हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस F1 F0 पार्टिकल के थ्रू ये हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, हाइड्रोजन कम आउट, तो इसको हम बोलते हैं, हम कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स को। एंटेना कॉम्प्लेक्स में देखिए, ये देखिए जैसे हमारा ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, और ये जो छोटे छोटे आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये सब हमारे एक्सेसरी पिगमेंट है। कौन है, एक्सेसरी पिगमेंट। और ये एक्सेसरी पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटिनोइड हो गया, जेंथोफिल हो गया। तो ये हमारा क्लोरोफिल ए के ऊपर एक्सेसरी पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड और जेंथोफिल्स। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारे एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन से किसको प्रिवेंट करते हैं, क्लोरोफिल ए को। कौन प्रिवेंट करता है, एक्सेसरी पिगमेंट प्रिवेंट करते हैं। और हमारे एक्सेसरी पिगमेंट कौन कौन से, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड और जेंथोफिल। ठीक है, और देखिए जितने भी हमारे जो पिगमेंट्स हैं ये सब कैसे हैं, ये हमारे फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं। दीज आर फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स। ठीक है, अच्छा देखिए जो हमारा क्लोरोफिल होता है, ये देखिए जैसे हमारी यहाँ पे विबग्योर प्रेजेंट है। ठीक है, तो विबग्योर प्रेजेंट है हमारी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये जो हमारे जितने भी पिगमेंट है ये सब कौन कौन से वेवलेंथ वाली लाइट पे एक्टिव होते हैं। तो देखिए जो हमारा क्लोरोफिल होता है हमारा ब्लू और ग्रीन पे एक्टिव होता है। ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल बी है वो हमारा ग्रीन और येलो पे एक्टिव होता है। ठीक, और जो हमारा जेंथोफिल है वो येलो और ऑरेंज पे एक्टिव होता है। ठीक है, तो हमारे ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये सब हमारे कौन से हैं, फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं। और क्लोरोफिल ए जिसपे ब्लू ग्रीन पे एक्टिव होता है, क्लोरोफिल बी हमारा ग्रीन येलो पे एक्टिव होता है, और जेंथोफिल हमारा येलो और ऑरेंज पे एक्टिव होता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स पे। ठीक है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट कौन कौन से, एंथोसाइनिन हो गया और उसके बाद से फियोफाइसिन। तो एंथोसाइनिन और फियोफाइसिन हमारे कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम देखने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसा लाइट डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो देखिए गाइस ये जो है हमारा ये नॉन साइक्लिक है। ठीक है, नॉन साइक्लिक होने के बाद इसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यहाँ पे इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा वापस नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ये ऊपर हमारा सन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारा ऊपर सन है यहाँ पे नीचे हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। इस सन से क्या आएगा, फोटोन आएगा। ठीक है, इस सन से क्या आएगा, इस सन से आया फोटोन। कहां पे आया, क्लोरोफिल ए के पास आया। ठीक है, और जो सन के पास जब ये क्या कहते हैं, जब ये क्लोरोफिल ए के पास जब हमारा फोटोन आएगा तो इसको सबसे पहले कौन कैच करता है, ये एक्सेसरी पिगमेंट कैच कर लेगा। ठीक है, कैच करने के बाद इसको एक्सेसरी पिगमेंट दे देगा, इसको क्लोरोफिल ए को। किसको दे दिया, क्लोरोफिल ए को दे दिया। ठीक है, तो देखिए सन से आया फोटोन, सन से फोटोन आया किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास। लेकिन क्लोरोफिल ए के ऊपर प्रेजेंट एक्सेसरी पिगमेंट, ये एक्सेसरी पिगमेंट क्या करेंगे, इस फोटोन को कैच करेंगे और कैच करके फिर किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को। और जब
क्लोरोफिल ए को दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए जो होगा हमारा वो एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि भैया इसके पास अब आ गई है एनर्जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड हो गया और इस एक्साइटेड होकर के क्या हो जाएगा, इसके पास एनर्जी आ गई। तो देखिए क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा वाटर होगा ना, क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा वाटर होगा वो क्या होगा, वो टूटेगा और 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, जो हमारा H2O होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ नेसेंट ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा ये चला जाएगा वापस एटीएम में, मतलब एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, और जो दो H+ होगा वो हमारा वहीं रुक जाएगा और जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरोफिल क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा। जब यहां से रिलीज करेगा तो ये कैसा मूवमेंट कहलाता है, अपहिल मूवमेंट। क्यों, क्योंकि इसको ऊपर भेज रहा है। ठीक है, इसको निकाल रहा है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला अपहिल मूवमेंट के थ्रू जाएगा और इसको फियोफाइसिन, यहाँ पे PEA है हमारा, फियोफाइसिन क्या कर लेगा, इसको कैच कर लेगा और कैच करके इसको भेज देगा किसके पास, ये प्लास्टोक्विनोन के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा, क्लोरोफिल ए ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, फियोफाइसिन ने कैच किया, फियोफाइसिन ने कैच करके 2 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास भेज दिया, प्लास्टोक्विनोन के पास। ठीक है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास आ गया, प्लास्टोक्विनोन के पास आ गया। प्लास्टोक्विनोन क्या कर देगा, फिर ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा किसके पास, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के पास। किसके पास भेज देगा, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के पास इसने भेज दिया। अब ये साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको भेज देगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसायनिन के पास। किसके पास भेज देगा, प्लास्टोसायनिन के पास भेज देगा। अब ये प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, इस 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर से क्लोरोफिल ए के पास भेज देगा। ठीक है, फिर से क्लोरोफिल ए के पास भेजेगा, तो इस बार क्लोरोफिल ए के पास फिर एसेसरी पिगमेंट, इसको कैच कर लेंगे, कैच करके किसके पास भेज देंगे, क्लोरोफिल ए के पास भेज देंगे एसेसरी पिगमेंट। और फिर ये एक्साइटेड, फिर से एक्साइटेड होकर के 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, फिर से बाहर निकालेगा और यहाँ पे कैच करने के लिए इस बार कौन है, PEA जो कि है FeS है। कौन है, PEA हमारा कौन है इस बार, FeS है। ठीक है, तो जो FeS है हमारा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेज देगा FD के पास। किसके पास भेज देगा, FD के पास भेज। तो जो हमारा FD है इसको हम बोलते हैं फिरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं, फिरोडॉक्सिन बोलते हैं। तो जो हमारा फिरोडॉक्सिन के पास भेज दिया, जब फिरोडॉक्सिन के पास गया, यहां पे हमारा NADP+ से क्या बनेगा, NADPH बनेगा। क्या बनेगा, NADP+ से NADPH बनेगा। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे NADPH बना है ये कहां बनेगा, आउटसाइड बनेगा, आउटसाइड ऑफ थाइलाकोइड। कहां बनेगा, दे फॉर्म आउटसाइड ऑफ द थाइलाकोइड। ठीक, कहां पे, टुवर्ड स्टोमा की तरफ। मैंने बताया था जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो पूरा स्टोमा से भरा होता है। स्टोमा के अंदर हमारे थाइलाकोइड होता है, थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, तो ये थाइलाकोइड के बाहर बनेगा क्या, NADPH बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल गया, अब NADPH मिल गया स्टोमा की तरफ। अच्छा देखिए जो हमारा यहाँ पे इस वाले क्लोरोफिल ए के पास जो फोटो सिस्टम प्रेजेंट था वो फोटो सिस्टम 1 था। और जो देखिए जो हमारा फोटो सिस्टम 1 होता है वो वर्क करता है 700 नैनोमीटर पे। ठीक है, और जो इस वाले क्लोरोफिल के पास जो प्रेजेंट था फोटो सिस्टम, वो फोटो सिस्टम 2 था। और जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो वर्क करता है 680 नैनोमीटर पे। कितने पे वर्क करता है, 680 नैनोमीटर पे। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारी हुई थी फोटोलिसिस। फोटोलिसिस से हमें क्या मिला, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। जो हमारा फोटोलिसिस होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है मैंगनीज और क्लोराइड आयंस। ठीक है, कौन, मैंगनीज और क्लोराइड आयन। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड। ठीक है, तो देखिए इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड, ऑल H+ स्टे एट ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड। देखिए हमने बताया था कि जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन बना था ये तो चला गया एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, और जो हमारा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हमने यूज कर लिया इधर साइड। ठीक है, लेकिन जो हमारा H+, जो हमारे 2 H+ जो आयन बचे थे ये कहां रह जाएंगे, ये हमारे रह जाएंगे थाइलाकोइड के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा हाफ नेसेंट ऑक्सीजन था वो कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है ना, ये इलेक्ट्रॉन वापस लौट के नहीं आता, इस वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे। ठीक है, हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख लिया, अब हम आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे। देखिए जैसे हम यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए के ऊपर हमारे प्रेजेंट एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा क्लोरोफिल ए के पास फोटो सिस्टम चल रहा है, ये चल रहा है फोटो सिस्टम 1। क्या चल रहा है, फोटो सिस्टम 1। और जो फोटो सिस्टम 1 चल रहा है ये है 700 नैनोमीटर का। क्या है, 700 नैनोमीटर पे। ठीक है, और जो हमारा फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 2 किस पे चलता है, 680 नैनोमीटर पे। ठीक है, तो देखिए वापस यहाँ पे सन से क्या आया, फोटोन आया। फोटोन किसने रिसीव किया, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट ने इस फोटोन को रिसीव किया और इसको रिसीव करके कहां भेज दिया, इस क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल ए ने क्या किया, एक्साइटेड हुआ। एक्साइटेड होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुए, रिलीज हुए। अब फिल मूवमेंट के पास ऊपर के इसको किसने कैच किया, FeS ने कैच किया। FeS ने कैच करके इसको आगे भेज दिया फिरोडॉक्सिन के पास, FD के पास। और यहाँ पे देखिए हमारा ATP निकला। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बना, यहाँ पे एक हमारा ATP निकला। ठीक है, और ATP निकलने के बाद फिर ये क्या हुआ, फिरोडॉक्सिन ने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास भेज दिया, PQ के पास भेज दिया गया। ठीक है,
PQ मतलब हमारा प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। फिर देखिए जो प्लास्टोक्विनोन से हमारा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, साइटोक्रोम बी के पास चला गया। साइटोक्रोम बी के पास फिर से इस बार हमारा एटीपी निकला, क्या निकला, एटीपी निकला, और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एटीपी निकलने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, पीसी के पास आ गए, पीसी हमारा प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। और फिर प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, क्लोरोफिल ए के पास चले जाएंगे वापस से। अब देखिए यहां पे हमारा क्लोरोफिल क्या कहते हैं, सॉरी, यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो वापस से क्लोरोफिल ए के पास आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और पीछे वाले में हमें इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमारी फोटोलिसिस नहीं हुई, नो फोटोलिसिस, नो NADPH, ठीक है। यहां पे NADPH नहीं बना हमारा, ठीक है। देखिए हमारा NADPH इसलिए नहीं बना क्योंकि हमारे पास यहां पे NADPH रिडक्टेज एंजाइम नहीं था। NADPH बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, NADPH रिडक्टेज एंजाइम जरूरी है, ठीक है। फिर देखिए यहां पे हमारा ATP प्रोडक्शन हुआ, ATP प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए फोटो सिस्टम 1 पे होता है एटीपी प्रोडक्शन, स्ट्रोमल लेमली में होता है, ठीक है। फिर देखिए नो ऑक्सीजन इवॉल्व, यहां पे हमारी कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकली है, ठीक है। तो देखिए अब हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए कंपैरिजन होगा, कुछ बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए कंपैरिजन होगा फोटोलिसिस, तो फोटोलिसिस साइक्लिक में नहीं होती है, ठीक है, और नॉन साइक्लिक में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्व, साइक्लिक में ऑक्सीजन नहीं निकलता है, ठीक है, नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन निकलता है। NADPH रिडक्टेज हमें साइक्लिक में नहीं देखने को मिलता और नॉन साइक्लिक में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन दोनों में ही होता है, साइक्लिक में भी एटीपी बनता है और नॉन साइक्लिक में भी एटीपी बनता है, ठीक है। देखिए NADPH कहां, NADPH फॉर्मेशन साइक्लिक में नहीं होता है और नॉन साइक्लिक में होता है। फिर उसके बाद से फोटो सिस्टम, नॉन साइक्लिक में सिर्फ हमें फोटो सिस्टम चाहिए होता है, फोटो सिस्टम 1, और हमें नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। और लोकेशन क्या होता है, ये होता है हमारा स्ट्रोमल लैमेली में और ये होता है हमारा थाइलाकोइड में, क्योंकि थाइलाकोइड में हमारे दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, और हमारा स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ एक फोटो सिस्टम होता है जो कि फोटो सिस्टम 1 होता है। फोटो सिस्टम 1 हमारा 700 नैनोमीटर पे वर्क करता है और फोटो सिस्टम 2 हमारा 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं डार्क रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि लाइट पे डिपेंड नहीं होती है। केल्विन साइकिल भी बोलते हैं इसको, C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो देखिए जो C3 साइकिल होता है, यहाँ पे क्या होता है, फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन इस अकर इन स्ट्रोमा, कहां पे होता है, स्ट्रोमा में ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हमें क्या मिलती है, ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद से नीडेड एंजाइम, जैसे यहाँ पे हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ता है जिसका नाम है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो देखिए रूबिस्को जो एक्सेप्टर होता है, रूबिस्को का एक्सेप्टर कौन होता है, RUBP, ठीक है। RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। तो देखिए रूबिस्को वो एक्सेप्टर है जहां पे हमारी जो साइकिल होती है वो हमारी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर रूबिस्को नहीं होगा तो साइकिल चलेगी ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें कुल मिलाकर के 3 ATP लगते हैं, 2 ATP हमारे रिडक्शन के लिए और 1 ATP हमारा रीजनरेशन होता है, ठीक है। देखिए 2 NADPH लगते हैं यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारे 2 NADPH होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। 1 कार्बन डाइऑक्साइड पर साइकिल हमें खर्च होती है, 0 ATP हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। 3 ATP हमारे लगते हैं, एक रिडक्शन में और एक रीजनरेशन में, ठीक है। उसके बाद से 2 NADPH यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, 1 CO2 पर साइकिल हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके बाद से 0 ATP हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में हमारा क्या होगा, RUBP जो होता है 5 कार्बन का, उसके साथ एक CO2 जुड़ जाता है 1 कार्बन का जो होता है। यहाँ पे हमारा रूबिस्को एंजाइम आएगा। रूबिस्को एंजाइम क्या करेगा, PGA को, ठीक है, PGA हमारा क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। PGA हमारा क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। फॉस्फोग्लिसरेट हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो देखिए कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, RUBP होता है, RUBP में कौन ऐड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। यहाँ पे PGA बनेगा, PGA जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए हम रिडक्शन देखते हैं। तो देखिए रिडक्शन होता है एसिड से एल्डिहाइड बनता है। इसमें क्या होता है, एसिड से एल्डिहाइड, जैसे कि हमारा PGA है तो PGA से हमारा क्या बनेगा, PGAL बनेगा, ठीक है। PGAL ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। क्या बनता है, PGA से PGAL ट्राइओस फॉस्फेट। देखिए 2 कार्बन का PGB, तो देखिए दो मॉलिक्यूल हमारा PGA होता है और 2 मॉलिक्यूल हमारा PGAL भी बनता है, PGAL ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ATP होता है, ठीक है, इस ATP से ये ATP टूटता है और इस ATP के टूटने से क्या बनता है हमारा, ADP प्लस PI बनता है, ठीक है। और देखिए NADPH से NADP प्लस बन जाता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ये 2 PGAL है, 2 मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन और 3 कार्बन का है, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होगा, ट्राइओस फॉस्फेट है, ठीक है। फिर उसके बाद से रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में देखिए, रीजनरेशन में हमारा 2 जनरेट RUBP अगेन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, RUBP को फिर से रीजनरेट करते हैं फॉर नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 5 कार्बन का RUBP और 1 कार्बन का CO2, और यहाँ पे ATP क्या होगी, यूज होगी फिक्स्ड फॉर ग्लूकोज, ठीक है।
उसके बाद से देखिए यहाँ पे री इंटर इनटू साइकिल, और ये क्या करेगा, साइकिल में फिर से री इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक केल्विन साइकिल के लिए, एक केल्विन साइकिल के लिए 3 एटीपी की जरूरत पड़ती है, एक NADPH की जरूरत पड़ती है और एक CO2 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए फॉर ग्लूकोज, फॉर 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के लिए देखिए 18 एटीपी की जरूरत पड़ेगी, 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी और 6 CO2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 1 ग्लूकोज, फॉर 1 ग्लूकोज, ठीक है, 6 केल्विन का साइकिल इज नीडेड। ठीक है, तो एक केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ती है एक कार्बन के लिए, एक कार्बन को चाहिए एक केल्विन साइकिल। ठीक, फिर आते हैं हम लोग C4 साइकिल पे। तो देखिए हमारी जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल में ये मोनोकॉट में देखने मिलती है। ठीक है, मोनोकॉट जो होती है हमारी इवोल्यूशनरी एडवांस है। ठीक है, तो जो हमारा मोनोकॉट होता है, जो हमारी C4 साइकिल होती है, वो कहाँ चलती है, मीजोफिल सेल में चलती है और बंडल शीथ में चलती है। ठीक है, बंडल शीथ सेल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मीजोफिल सेल में हमारा पेप्केज एंजाइम होता है, वहां पे हमारा कार्बोक्सिलेशन होता है, और ये क्या करता है, पेप्केज एंजाइम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एडिशन ऑफ CO2। किस लिए जरूरी होता है, फॉर द एडिशन ऑफ CO2। देखिए जो मीजोफिल सेल जो होता है, इसमें फर्स्ट स्टेबल हमारा प्रोडक्ट बनता है OAA को बोलते हैं हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। बंडल शीथ सेल में हमारा देखिए यहाँ पे रुबिस्को हमें मिलेगा, रुबिस्को जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर C3 साइकिल। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल में हमारी क्या चलेगी, C3 साइकिल चलेगी, क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है C3 साइकिल के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी क्रांज एनाटॉमी होती है, क्रांज एनाटॉमी देख लेते हैं। बंडल शीथ एंड द लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी आर सेड टू हैव क्रांज एनाटॉमी। क्रांज मीन व्रॉथ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, द बंडल शीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल। दे आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। थिक वॉल एंड इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। क्रांज एनाटॉमी, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक रॉट वॉल, इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं देखने को मिलती है। दो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझने के लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम देखते हैं हमारा C4 साइकिल को, तो देखिए C4 साइकिल में हमारा देखिए एक हमारा ये ऊपर वाला मीजोफिल सेल है और ये हमारा नीचे वाला बंडल शीथ सेल है। तो देखिए यहाँ पे हमारा PEP है। ठीक है, PEP का मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ठीक है, क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। जो हमारा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है वो 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। जब हमारा PEP के साथ CO2 जब जुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेप्केज एंजाइम फिर आकर के काम करेगा। जो हमारा पेप्केज एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेशन के लिए, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन के लिए जरूरी होता है। तो जब हमारा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में जो कि 3 कार्बन का है और जो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा 1 कार्बन का है, यहाँ पे पेप्केज एंजाइम आकर के वर्क करेगा, तो हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं OAA। OAA जो है हमारा वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमें NADPH से NADP प्लस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, NADPH से NADP प्लस क्यों, और जो हमारा NADPH ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें OAA से क्या मिल जाता है, मैलिक एसिड मिल जाता है। देखिए जो हमारा फिर यहाँ पे हमें मैलिक एसिड मिल गया। अब ये मैलिक एसिड जो ये इंटर कर जाएगा कहाँ पे, बंडल शीथ सेल में। देखिए ये सब जो ऊपर जो हमारा मैलिक एसिड बना, ये कहाँ बना, मीजोफिल सेल में बना। यहाँ पे हमारा PEP था, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ कौन जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके प्रेजेंस में जुड़ता है, पेप्केज के प्रेजेंस में जुड़ता है, और हमें OAA मिल जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास NADPH से NADP प्लस बनेगा जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे मैलिक एसिड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे OAA जो होता है हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये डायरेक्टली बंडल शीथ में इंटर नहीं कर सकता, इसलिए हमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनाना पड़ता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो होता है ये हमारा इंटर कर सकता है बंडल शीथ सेल के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा मैलिक एसिड जैसे ही इंटर करेगा ये वापस से चेंज हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। तो देखिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से हमने मैलिक एसिड बनाने में NADPH से NADP प्लस बनाया था। तो यहाँ पे जब वापस से मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है बंडल शीथ सेल में, तो यहाँ पे हम NADPH से वापस से बना लेते हैं NADP प्लस। ठीक है, और फिर क्या होता है हमारा, फिर यहाँ पे पाइरूवेट और ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा रुबिस्को के प्रेजेंट में इंटर कर जाता है C3 साइकिल में, और जो पाइरूवेट होता है हमारा ये वापस से चला जाता है कहाँ पे, ये चला जाता है वापस से मीजोफिल सेल के अंदर। कहाँ चला जाता है, मीजोफिल सेल के अंदर चला जाता है। तो देखिए जब हमारा पाइरूवेट PEP के पास जाता है तो यहाँ पे हमारा O2 ATP लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कहाँ चला गया, C3 साइकिल करने के लिए चला गया रुबिस्को के प्रेजेंट में, और पाइरूवेट चला गया PEP में वापस से 2 ATP के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन है, एक हमारा C4 साइकिल और एक तरफ हमारा C3 साइकिल है। तो देखिए जब हमारा C4 साइकिल है यहाँ पे हमारी देखिए 5 ATP लगती है, एक NADPH लगता है और एक CO2 क्या होता है यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे C3 साइकिल में 3 ATP लगती है,
तो और 2 NADPH और एक CO2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C4 साइकिल में 2 एक्स्ट्रा ATP लगती है फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है। पर CO2 हमें कितना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, 2 ATP ज्यादा खर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 का खर्चा हो रहा है, यहाँ पे 3 का खर्चा हो रहा है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 ATP ज्यादा खर्च हो रही है C4 साइकिल में, ठीक है। तो 2 ATP पर CO2 फिक्सेशन इन C4 साइकिल, तो 2 की बढ़त होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में। तो हमारा कीमोऑस्मोटिक थ्योरी देखिए, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा प्रेजेंट है हमारा स्ट्रोमा और ये हमारा थाइलाकोइड। तो ये थाइलाकोइड का हम एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस थाइलाकोइड के ऊपर देखिए क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है, क्योंकि थाइलाकोइड में हमारे दोनों ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे फोटोलिसिस होगा, वाटर टूटेगा। तो जब हमारा वाटर टूटेगा तो यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम यूज कर लेते हैं, इस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेंगे फोटो सिस्टम 2 में, ठीक है। और फिर हमारा जो हाफ यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनता है, जो हाफ यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन बनता है, ये चला जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। बच गया कौन, बच गया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेव हो गया। और इसका अमाउंट कहाँ ज्यादा हो गया, अब इसका अमाउंट ज्यादा हो गया थाइलाकोइड के अंदर। कहाँ ज्यादा हो गया, थाइलाकोइड के अंदर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ H+ इज वेरी इन ल्यूमन एज कंपेयर टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में H+ का अमाउंट क्या है, कम है, और थाइलाकोइड के अंदर H+ का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, एक प्रोटोग्रेडिएंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देगा। क्या बना देगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए अमाउंट ऑफ H+ इज वेरी इन ह्यूमन एज कंपेयर टू स्ट्रोमा क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये प्रोटॉन जो ग्रेडियंट जो हमारा क्रिएट हो गया, क्योंकि थाइलाकोइड के अंदर H+ का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, और स्ट्रोमा के अंदर H+ का अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहाँ की तरफ, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हमारा क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, बाहर की तरफ प्रेशर कम है। तो ये क्या करेगा, बाहर से सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। F0 F1 चैनल, F0 हमारा चैनल है, और F1 हमारा क्या है, एटीपी सिंथेज मोटर है। क्या है, F1 हमारा एटीपी सिंथेज मोटर है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो जो ये हमारा यहाँ पे 2H+ है, ये बाहर आ जाएगा, ये स्ट्रोमा में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब हमारा यहाँ पे बाहर आएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा NADP+ होगा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हमारा रिडक्शन, जो हमारा NADP रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो हमारा NADP+ है ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+। तो देखिए जो हमारा NADPH, जब हमारा NADP+ कन्वर्ट होता है NADPH2 में, तो यहाँ पे हमारा इंजाइम लगता है, कौन सा, NADPH रिडक्टेज इंजाइम रहता है। जब तक ये इंजाइम नहीं रहेगा तब तक हमारा NADP+ कन्वर्ट नहीं होगा NADPH2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ADP से क्या बन जाता है, ATP बनता है, ठीक है। जब हमारा जो H+ है जब वो बाहर आता है तो ADP से हमारा क्या बनता है, यहाँ पे ATP बन जाता है, ठीक है। तो देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर H+ इंक्रीज इन साइड ऑफ द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकोइड, क्योंकि हमारा वहां से 2 इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है फोटो सिस्टम 2 में, और हमारा जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बच जाता है बेचारा ये अकेला। तो ये इसका जो अमाउंट होता है वो थाइलाकोइड के अंदर ज्यादा हो जाता है। इसका अमाउंट जो होता है अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या जनरेट कर देता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट कर देता है बिटवीन द ल्यूमन एंड द स्टोमा, ठीक है। 2H+ मूव आउट, 2H+ बाहर निकल आते हैं इनटू स्टोमा थ्रू F0 F1 पार्टिकल के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए दिस ड्राइव मोटर टू जनरेट ATP, और इसकी जब ये बाहर आता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ATP बनता है। ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस वजह से हम इसको किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। देखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब अकरिंग इन लाइट, लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं C2 साइकिल पे, ठीक है। C2 साइकिल को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। और ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसा है, वेस्टफुल प्रोसेस है। देखिए अकर ओनली इन केस ऑफ C3 प्लांट, ये सिर्फ C3 प्लांट में अकर होता है। देखिए विस्को जो होता है फिक्सेस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ CO2। यहाँ पे जो होता है हमारा रुबिस्को जो होता है वो CO2 की जगह पे ऑक्सीजन को फिक्स करता है, ठीक है। ये एक्ट एज ऑक्सीजनेस, कैसे, ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करता है। अक्कर इन 3 ऑर्गेनल्स, 3 ऑर्गेनल्स में क्या होता है, एक्ट करता है, ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में वर्क करेगा, फिर उसके बाद से परऑक्सीजोम में एक्ट करेगा, परऑक्सीजोम के बाद से माइटोकॉन्ड्रिया में एक्ट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमारा RUBP जो हमारा 5 कार्बन का होता है, यहाँ पे हमारा रुबिस्को इंजाइम आएगा। रुबिस्को इंजाइम हमारा वर्क करेगा, वर्क करने के बाद यहाँ पे हमारा PGA बन जाता है। PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। जो हमारा PGA होता है वो 3 कार्बन की तरह होता है, ठीक है, 3 कार्बन का होता है। फिर उसके बाद से PGA में हमारा जुड़ता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है हमारा वो 2 कार्बन का होता है। देखिए RUBP आया, RUBP हमारा रुबिस्को एंजाइम वर्क किया, वर्क करने के बाद PGA बन गया और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। जो हमारा PGA था वो 3 कार्बन का था, और जो फॉस्फोग्लाइकोलेट था वो हमारा क्या था, 2 कार्बन का था, ठीक है। तो जो हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट था वो हमारा चला जाएगा, गोज इनटू परऑक्सीजोम। कहां चला गया, यही फॉस्फोऑक्सीलेट। देखिए इस पहले रिएक्शन कहां हुई, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के बाद से ये जो हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट है कहां इंटर कर गया, परऑक्सीजोम में इंटर कर गया। परऑक्सीजोम में यहाँ पे हमारा जुड़ेगा
H2O2 जुड़ता है, ठीक है। H2O2 जुड़ेगा कहाँ पे, H2O2 जुड़ेगा और क्या बना लेगा, ग्लाइकोलेट बना लेगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बन गया, ग्लाइकोलेट के बाद से बन जाता है ग्लाइसिन, क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। अब ये ग्लाइसिन इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ पे इंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब हमारा ग्लाइसिन इंटर किया और यहाँ पे बन गया हमारा सीरीन, क्या बन गया, सीरीन। और जो हमारा सीरीन था, इस सीरीन से क्या बन गया, CO2 रिलीज हो गया। यही क्या करवाता है, CO2 का रिलीज करवा देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ CO2, कौन सा हमारा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है CO2 को रिलीज के लिए। तो फाइनली हमारा CO2 रिलीज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से। इन विच ऑर्गेनल ऑक्सीजन इज फिक्स्ड, तो कहां पे ऑक्सीजन फिक्स होता है, क्लोरोप्लास्ट में हमारा ऑक्सीजन फिक्स होता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो ब्लैकमैन लॉ, जो हमारे ब्लैकमैन लॉ थे, हम लिमिटिंग फैक्टर, वन फैक्टर विच मिनिमम डिवाइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखिए दो फैक्टर होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल फैक्टर, एक होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमारा पिगमेंट देखने को मिल जाता है, एज, पत्तियों की एज कितनी है, जेनेटिक प्री डिपोजिशन, उसके बाद से स्ट्रक्चर नॉट एक्सपोज, जो हमारा पत्तियों होती है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा क्लोज उसका स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज्यादा अगर क्लोज स्ट्रक्चर होगा तो वहां पे फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद से एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हमारा लाइट, वाटर, एबिलिबिलिटी ऑफ CO2, एबिलिबिलिटी क्या है, ठीक है, सोयल, टेम्परेचर, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो लिमिटिंग फैक्टर है होता है वो होता है हमारा CO2 वाला, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ग्राफ बना है जिधर एक हमारा रेट है और एक तरफ हमारा लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल लाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद आप चाहे जितनी लाइट बढ़ा लीजिए, फोटोसिंथेसिस का रेट वही रहने वाला है, ठीक है। वहां से हमारा क्या हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर और ज्यादा आप लाइट की इंटेंसिटी बनाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो वहां पे जितने भी हमारे पिगमेंट होंगे वो फोटो ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो रिटार्ड कर जाएगा, ठीक है। देखिए एज वी इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज लीनियरली, आफ्टर अ पॉइंट ऑल पिगमेंट फोटो ऑक्सीडाइज, ठीक है। उसके बाद से देखिए हमारे शैडी प्लांट्स होते हैं, शैडी प्लांट्स मतलब स्कायोफाइट्स जो होते हैं हमारे, वो शो करते हैं फोटोसिंथेसिस को, लेस लाइट पे भी वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। मतलब अगर वहां पे कम लाइट भी होगी, शैडी प्लांट्स के लिए अगर कम लाइट भी होगी, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तभी वो लोग क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, उनको क्योंकि उनको लेस लाइट चाहिए होती है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए जो CO2 होता है हमारा, CO2 का एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है 380 होता है, C3 साइकिल में 480 की जरूरत होती है और C4 साइकिल में 350 ppm पे भी हो जाता है, ठीक है। देखिए जो C4 साइकिल होता है वहां पे CO2 की ज्यादा नीड नहीं होती। C4 साइकिल में 350 ppm पे भी एफिशिएंटली फिक्सेस लो CO2 बिकॉज एंजाइम रुबिस्को, क्योंकि वहां पे जो एंजाइम रुबिस्को होता है सैचुरेट कर देता है किसको, CO2 को, ठीक है। देखिए CO2 का फर्टिलाइजिंग इफेक्ट, व्हेन अ प्लांट इज ग्रोन इन हाई CO2, जब एक प्लांट जो होता है ग्रोन करता है हाई CO2 पे, कंडीशन बेसिकली नीड ऑफ C3 प्लांट, ठीक है। तो ये कंडीशन किस लिए चाहिए होती है, C3 प्लांट के लिए। एग्जांपल जैसे टोमेटो हो गया, बेल पेपर हो गया, ठीक है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए टेम्परेचर जो होता है हमारा, टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे हमारे ग्राफ है, तो जैसे C3 प्लांट और C4 प्लांट है, तो टेम्परेचर C3 प्लांट के लिए चाहिए 25 से 30 डिग्री और C4 प्लांट के लिए चाहिए 30 to 40 डिग्री पे भी क्या कर जाता है, ये लोग ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। C3 C4 प्लांट वर्क एट हाई टेम्परेचर, ये दोनों हाई टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए C4 प्लांट जो होता है हमारा, ये वर्क करता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो C3 प्लांट होता है ये वर्क करता है हमारा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए C4 प्लांट कैन फिक्स CO2 इवन एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे भी CO2 क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। C3 प्लांट रिक्वायर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो वो किसी यूज का नहीं रहेगा, ठीक है। और देखिए सोयल की जो क्वालिटी होती है, सोयल क्वालिटी ऑफ सोयल डिटरमाइन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सोयल की क्वालिटी भी डिटरमाइन करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। क्वालिटी जैसे उसमें मिनरल का अमाउंट और वाटर का अमाउंट कैसा होना चाहिए, वाटर का अमाउंट फोटोलिसिस के लिए, ठीक है। तो मिनरल का अमाउंट कैसा होना चाहिए और वाटर का अमाउंट भी डिपेंड करता है सोयल पे। तो ये आज हमारा यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू।